क्लास में मैंने पावर कराया था। पावर पावर कराया था मैंने। पहला रजिस्टिव सर्किट में, रजिस्टिव, भाई बोली मत, रजिस्टिव सर्किट में पावर कितनी थी? आई आर एम एस वी आर एम एस के प्रोडक्ट के बराबर। दूसरा कराया था मैंने इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, और इसमें जो आपकी पावर थी वो थी जीरो। इसमें जो करंट था उसको मैंने आई आर एम एस था, आरएमएस था, उसको क्या बोला था? वॉटलेस करंट। क्या बोला था? वॉटलेस करंट। ठीक है। तीसरा सर्किट था आपका कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट, और इसमें भी पावर आपकी जीरो ही थी, और इसमें भी जो करंट था उसको मैंने क्या बोला? वॉटलेस करंट। क्या बोला? तो ध्यान रखना, जिस सर्किट में भी पावर जीरो निकलती है ना, उस सर्किट में जो करंट इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? वॉटलेस करंट कहते हैं। फिर मैंने एक चौथा सर्किट बताया था आपको, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो पावर था वो था आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। फाइव क्या है? फेज डिफरेंस इन बिटवीन आई आर एम एस एंड वी आर एम एस। ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे मेन था, क्योंकि अगर मैं रजिस्टिव सर्किट की बात करूं तो आई आर एम एस जो होता है वो किसके पैरेलल होता है? वीआरएमएस के। दोनों साथ में चलते, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ मिनिमम, दोनों एक साथ जीरो। ठीक है। तो पावर कितनी आई थी? तो अगर इस फॉर्मूले में आप रखोगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो आई आर एम एस वी आर एम एस और कॉस क्या होगा? जीरो। जब पैरेलल होते हैं तो फेस क्या होता है भैया? जीरो होता है। तो पावर क्या आई है? आई आर एम एस वी आर एम एस। अच्छा, वी आर एम एस को आप इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हो, आरएमएस को हम इफेक्टिव करंट भी कहते हैं, और पोटेंशियल को इफेक्टिव वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका इंडक्टिव सर्किट था। तो इंडक्टिव सर्किट में अगर आपको याद होगा तो करंट यानी आई आरएमएस और वी आरएमएस के बीच में फेज डिफरेंस क्या था? 90 डिग्री का। तो जैसे ही आप cos 90 रखते हो तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या आती है? जीरो। देखो यहाँ पर भी पावर अपना जीरो ही आया था। ठीक है। और अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट की बात करता, कैपेसिटिव सर्किट की, तो भैया यहां पर भी आपका फेस क्या था? 90 डिग्री का। लेकिन यहां पर वोल्टेज आगे होता, करंट आगे होता था, और वोल्टेज 90 डिग्री क्या होता था? पीछे होता था। यहां पर भी पावर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि cos 90 यहां पे भी क्या होगा? जीरो। मतलब सबसे मेन फॉर्मूला आपका ये होता था। ठीक है। अब देखिए, मैं करा रहा हूं रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, जब भी मैं रेजोनेंस वर्ड का यूज करूंगा, इन केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, जेड क्या होता है? जेड क्या? इंपीडेंस। जेड क्या है? अपोजिशन इन करंट, अपोजिशन इन करंट। ये क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? इन रेजोनेंस कंडीशन Z यानी अपोजिशन इन करंट क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और जब अपोजिशन करंट मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा? ये क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जब भी मैं रेजोनेंस का केस बोल दूं तो समझ जाना कि उस वक्त आपकी अपोजिशन क्या होगी? सबसे कम, और करंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब एक चीज देखिए भैया, तो इन केस ऑफ रेजोनेंस, केस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है भैया, आपकी जेड की वैल्यू हमने देख ली मिनिमम होगी। अच्छा, जेड होता क्या है? जेड क्या था? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही था जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू यही थी ना।
चलो, जब z की वैल्यू रहती है इसको मिनिमम करना। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं एलसीआर को देखूं, एलसीआर सर्किट को देखूं, तो इसमें जो अपोजिशन होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? क्यों? एलसीआर सर्किट में जो अपोजिशन यानी जो जेड होता है वो फ्रीक्वेंसी के फैक्टर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी छोड़ूंगा तो करंट के लिए अपोजिशन क्या होगी? अलग अलग होगी। ऐसा क्यों? दिमाग लगाओ और बताओ। आपने एक्सेल, आपको एक्सेल के बारे में पता है? एक्सेल क्या होता है? एक्सेल क्या होता है? एल ओमेगा। यानी एक्सेल क्या है? एक्सेल क्या? ओमेगा के क्या है डायरेक्टली? एंड एक्सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। यानी एक्सी क्या है? ओमेगा के क्या है? इनवर्सली। तो अगर मैं मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर एक्सेल तो बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर एक्सी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं एट एनी कंडीशन इफ, ये ध्यान रखना, इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मैंने 0 कर दी, जो मैं सप्लाई दे रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। तो फ्रीक्वेंसी 0 करते के साथ ही आपका एक्सेल क्या हो जाएगा? 0। एक्सेल क्या होगा? 0। एक्सेल 0 हो जाएगा ना अगर फ्रीक्वेंसी 0 कर दी। एंड एक्सी क्या हो जाएगा? एक्सी क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो देन जेड क्या हो जाएगा आपका? जेड क्या होगा? जेड क्या होता है? जेड क्या होगा? अगर वैल्यू रखो तो एक्सेल क्या हो गया? 0। एक्सी क्या होगा? इनफाइनाइट प्लस आर स्क्वायर। तो भैया इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो जेड क्या गया? बहुत ज्यादा, 2 स्लैश, बहुत ज्यादा हो गया। और करंट क्या होगा? टेंस टू 0। करंट क्या होगा? 0 को अप्रोच कर जाएगा। अब हमने क्या किया? इस ओमेगा क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ओमेगा क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो एक्सेल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एंड एक्सी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एट अ सर्टेन कंडीशन, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अगर मैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जाऊं तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसमें एक्सेल और एक्सी आपस में क्या होंगे? बराबर रहेंगे। नहीं समझे? देखिए, 0 फ्रीक्वेंसी पर ये तो 0 था, लेकिन ये क्या था? इन्फिनिटी था, बहुत ज्यादा था। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चालू करूं तो आपको पता है एक्सेल जो 0 था वो बढ़ना चालू होगा, ऊपर जाएगा। और एक्सी जो इन्फिनिटी था वो क्या होगा? नीचे आना चालू होगा। एक ऐसी भी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसमें क्या होंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है, जो इन्फिनिटी थी वो वाली तो घट रही है, और जो 0 था वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कैसी कंडीशन आएगी जिसमें दोनों बराबर होंगे ना? तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? ठीक है, एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने बोला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोला इसको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल और एक्सी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और जैसे ही एक्सेल एक्सी बराबर होंगे तो देन जेड क्या देगा? एक्सेल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमें पता है एक्सेल एक्सी क्या है? बराबर है कब? एट रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर होगा। डन। जेड क्या होगा? ये क्या होगा? दोनों बराबर होगा तो दोनों का सम डिफरेंस क्या है? 0 प्लस आर स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या हुआ? आर के बराबर आ गया। यानी भैया ध्यान रखना, ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया। क्या हो गया? मिनिमम हो गया। और ये मिनिमम हो गया तो करंट कहां जाएगा? मैक्सिमम में। ठीक है, समझ गए? रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है जिसमें एक्सेल एक्सिस दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, और जो जेड की वैल्यू होती है वो कहां पहुंच जाती है? मिनिमम पे। कहां पहुंच जाती है? और जब वो मिनिमम पहुंच जाएगी तो करंट कहां पहुंच जाएगा? मैक्सिमम पे। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? रेजोनेंस कंडीशन। क्या कहते हैं इसे? रेजोनेंस कंडीशन। मैंने आपको आगे बताया। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो भैया हमें पता है एट ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एल ओमेगा, और एक्ससी की वैल्यू क्या होगी, सी ओमेगा। अगर आप देखोगे तो ये ओमेगा इधर ले जाओ और एल को इधर ले आओ तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में एल सी। तो ओमेगा क्या होगा, 1 बाय में अंडर रूट एल सी। इसे कहते हैं भैया रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। देन आपको पता ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। क्या होता है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट एल सी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 बाय में 2 पाई और 1 बाय में एल सी। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कि इस करंट को एक साइकिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई अपॉन में अंडर रूट एल सी। ये टाइम पीरियड आएगा। ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अगर आपको पहचानना हो तो हाउ टू आइडेंटिफाई बाय रेजोनेंस कंडीशन। कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो भैया पहली कंडीशन है कि बड़ा आसान है। पहला फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, पहला जेड क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जेड क्या होनी चाहिए, तो दूसरा क्या होना चाहिए, आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तीसरा ओमेगा क्या होना चाहिए, अंडर रूट एलसी के बराबर होना चाहिए। या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट एलसी। या टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट एलसी। ठीक है। पांचवा एक्सएल इक्वल्स टू में एक्सी, एक्सएल इक्वल्स टू में, या छठा जेड इक्वल्स टू में आर, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर है तो जो अपोजिशन होगी वो क्या होगी, आर के बराबर होगी। चौथा और सातवां, अगर आपका एक्सएल आपका एक्सी से बराबर है, यानी दोनों की अपोजिशन आपकी सेम है, किसकी, इंडक्टर की भी और क्या, दोनों पे करंट भी तो सेम ही जा रहा है, तो क्या होगा, वीएल बराबर में क्या हो जाएगा, वीसी भी जाएगा। अबे पोटेंशियल क्या होता है, अपोजिशन इनटू में करंट, तो भैया दोनों की अपोजिशन तो सेम है और दोनों का करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, आठवां, टोटल पोटेंशियल इक्वल्स में किसके बराबर रहेगा, वी आर के। तो ध्यान रखना, अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो इंडक्टर और कैपेसिटर पर सेम पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा, तो उस केस में आपको टोटल पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। उस वक्त टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जो रेजिस्टेंस पर कुल पोटेंशियल होगा ना वही टोटल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं बोल दूं, एक एग्जांपल दे देता हूं ऐसी, कि एलसीआर सर्किट है और एलसीआर सर्किट में पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, 1000 वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, 5 वोल्ट। तो कुल कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है, कुल कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, 5 वोल्ट ही का रखा हो भैया, क्योंकि इंडक्टर का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट होते ना, तो कुल पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, अगला नवा क्या होगा भैया आपका, फेस क्या होगा, 10 फाइव, 10 फाइव क्या होगा, आपको पता है एक्सएल वीएल माइनस वीसी होता है ना, अपॉन में आर, वी आर। तो ये क्या होगा भैया, जीरो। तो ये क्या होगा, जीरो। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल
दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल, यानी दोनों एक साथ मैक्सिमम जाएंगे और दोनों एक साथ क्या होंगे, मिनिमम रहेंगे। ये सारी रेजोनेंस कंडीशन क्या है, समझ गया। रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें करंट बिकम मैक्सिमम और अपोजिशन बिकम मिनिमम। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, ये रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, यहां से आप रेजोनेंस कंडीशन को निकाल सकते हो। चलो आते भैया क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या है, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है भैया, अब ये किसका क्वालिटी फैक्टर है, किसका फैक्टर है, किसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो भैया रेजोनेंस के टाइप को बता रहा है। क्या बता रहा है, ये क्वालिटी, ये रेजोनेंस की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। रेजोनेंस की क्वालिटी को बता रहा है, मतलब ये रेजोनेंस किस तरह के क्वालिटी का है वो बता रहा है। इफ आप बता समझाओ, बाद में डेफिनेशन इसकी लिखा देंगे जैसे बुक में लिखा है। इफ करंट क्या है, लार्ज, बहुत ज्यादा है, करंट क्या है, रेजोनेंस में तो करंट ज्यादा ही होता ना। अगर इन इफ रेजोनेंस करंट इज रेजोनेंस करंट क्या है भैया, टू लार्ज, अगर रेजोनेंस करंट बहुत लार्ज है तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, गुड। ठीक है, और अगर रेजोनेंस हुआ है और करंट क्या है, देखिए रेजोनेंस में हमेशा जाना ना करंट ज्यादा ही होगा, और रेजोनेंस में से एक्सल एक्सी को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। कुल अपोजिशन किसके बराबर आएगी, आर के बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और लिखा है मैंने, इसके बारे में एक और देख लो, एक फैक्टर और है। कल मैंने परसों मैंने पावर फैक्टर बताया था cos फाइव को, याद है। तो इन रेजोनेंस कंडीशन cos फाइव जो होगा, cos फाइव आपको बता दूं आर अपॉन में जेड होता है, क्या होता है। तो भैया आपको पता है रेजोनेंस में जो जेड होता है वो आर के बराबर आता है, पीछे देखा भाई क्या हुआ, आर अपॉन में आर, यानी क्या हुआ, वन। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर आपका वन होता है, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, अब वैसे भी आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन में करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब करंट ज्यादा होता है तो हीट लॉस ज्यादा होगा, पावर भी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। ठीक है, ये पावर फैक्टर हो गया। अच्छा, क्यू फैक्टर की बात कर रहा था ना, क्यू फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, किसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, रेजोनेंस की क्वालिटी के बारे में बताता है। और रेजोनेंस, जब भी मैं रेजोनेंस बोल दूंगा तो करंट मैक्सिमम है, लेकिन कई ऐसे सर्किट होते हैं जो रेजोनेंस में बहुत ज्यादा करंट, ठीक है, देते हैं, और कई ऐसे सर्किट होते हैं जो रेजोनेंस में कम करंट देते हैं। तो जो सर्किट रेजोनेंस में करंट की वैल्यू को क्या करेगा, ज्यादा देगा, उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, गुड होगा। ठीक है, और इफ रेजोनेंस है सर्किट में, रेजोनेंस, रेजोनेंस करंट क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, तो आपका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, नॉट गुड, नॉट गुड या बैड। ठीक है, तो ध्यान रखना रेजोनेंस की क्वालिटी के बारे में बताता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो इट इज द रेशियो ऑफ, तो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू दी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, अभी ये समझाता हूं कि डेफिनेशन लिखी क्यों है मैंने ऐसे। अच्छा, इंडक्टर और कैपेसिटर में से किसी एक का पोटेंशियल क्यों लिया मैंने, क्योंकि दोनों के अगर उसमें रेजोनेंस में क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसलिए आप किसी का भी ले सकते हो, चाहे उसका ले लो, चाहे कैपेसिटर का ले लो, चाहे इंडक्टर का ले लो। ठीक है, टू द, अब एक चीज देखो भैया, ध्यान रखना,
सर्किट है आपका एलसीआर, और मैं क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा हूं, क्यों क्यों लिखते हैं? अच्छा, तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है? जो क्वालिटी फैक्टर है ये ज्यादा कब होगा? दिमाग लगाना, बताना। रेजिस्टेंस ज्यादा होने पे क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होता है या कम होता है? अब पीछे क्या लिखवाया है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए, क्वालिटी फैक्टर हमेशा रेजोनेंस में ही होगा। क्वालिटी फैक्टर बोल देगा तो समझ लेना सर्किट इसमें है, रेजोनेंस में। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? देखो क्वालिटी फैक्टर, देखिए क्वालिटी, देखिए क्वालिटी फैक्टर मैंने बताया ना आपको, गुड है मतलब ज्यादा है, तो रेजोनेंस में करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और सर्किट में करंट जब ही ज्यादा आ सकता है जब रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होगा। तो ध्यान रखना, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है। क्या होता है? अब जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या आएगा? कम आएगा। तो मैं कह रहा हूं भैया, जो क्वालिटी फैक्टर है वो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली है। ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया अब ध्यान दीजिए, इसको मैं बता रहा हूं, वी आर अगर ज्यादा होगा, सपोज कीजिए, तो इसका मतलब आर क्या होगा? ज्यादा। आर ज्यादा होगा तो आई क्या होगा? आई क्या होगा? कम। और अगर आई कम होगा, सर्किट में करंट कम होगा, तो क्वालिटी फैक्टर भी क्या होगा? कम होगा। तो हम कह रहे हैं जो क्वालिटी फैक्टर है वो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस के क्या है? इनवर्सली है। क्योंकि ये ज्यादा है तो ये क्या है? कम। ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन, इसको उल्टा कर दो। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। यानी वी आर कम होगा, तो भैया आपको पता है वी आर पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जब भी कम हो सकता है जब उसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट में करंट क्या होगा? ज्यादा। और सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज्यादा। तो इसीलिए मैंने इसको इनवर्सली लिखा है। समझ गया? ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली इक्वल टू, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल या कैपेसिटर के। क्यों? इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या क्या होगा? देखिए, आपको बता दूं, सीरीज में अगर किसी डिवाइस के अक्रॉस में, ठीक है, अगर सीरीज सर्किट में किसी के अक्रॉस में, ध्यान दीजिए भैया, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। पहली बात तो हम क्वालिटी फैक्टर पढ़ रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर में से कहां वैलिड होता है? रेजोनेंस कंडीशन में। कहां वैलिड होता है? और रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी का कोई मतलब नहीं होता। यानी वो कितने भी अपोजिशन वाले होंगे उनका कोई मतलब है ही नहीं। अब एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूं सीरीज में, ये भी बात ध्यान रखना कि अगर सीरीज में किसी के अक्रॉस में ज्यादा पोटेंशियल है तो उसका अपोजिशन क्या है? ज्यादा है, बाकी के ऊपर क्या होगा? कम होगा। तो एलसीआर में अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर में ज्यादा पोटेंशियल करूं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में कम पोटेंशियल होगा। ध्यान देना इस बात को। अगर मैं एलसीआर में जो कि सीरीज में है उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल रखूं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होगा? कम पोटेंशियल। और कम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सॉरी, कम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कम रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस का मतलब, और ज्यादा करंट मतलब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अगर कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस में ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, ये लिखता हूं मैं, अगर V और VC और VL क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है VR क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? क्योंकि सीरीज में भैया अगर कहीं पर ज्यादा पोटेंशियल आता है तो दूसरी वाली चीज पे क्या होगा? कम होगा। और जब VR कम होगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा, तो R क्या होगा? कम होगा। और जब R कम होगा तो ध्यान रखना भैया, I क्या होगा? ज्यादा होगा। और I ज्यादा होगा तो भैया क्या होगा? क्या होगा? Q ज्यादा होगा। तो यही समझने वाली बात है कि हम देख रहे हैं कि क्यों ज्यादा कब है? जब वी आर और वी एल क्या है? ज्यादा है। ठीक है, डायरेक्टली हो गया। तो हमने क्या किया? सेकंड इक्वेशन कर दी। ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा? आप चाहे वी एल अपॉन में वी आर लिखिए या वीसी अपॉन में वी आर लिखिए। ठीक है, मैं दोनों से निकाल दूंगा सेम रिजल्ट। ठीक है,
तो Q इक्वल्स में क्या हुआ, K टाइम्स ऑफ VL अपॉन में VR के की, और ऐसे ही क्या हो गए Q इक्वल्स टू में VC अपॉन में PR। अच्छा यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर भी K लगा दो, K की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमारा क्या होगा क्वालिटी फैक्टर VL अपॉन में VR और VC अपॉन में VR, ये हो गया। अब एक चीज देखो, ये क्या पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, और पोटेंशियल आपको फॉर्मूला पता होगा, पोटेंशियल जो होता है वो अपोजिशन इनटू में क्या होता है, इनटू में करंट होता है, याद है। और हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें, क्वालिटी फैक्टर हमेशा कब अप्लाई होता है, रेजोनेंस कंडीशन में। कब अप्लाई होता है, तो भैया जैसे ही मैंने बोला तो आपको बता दूं VL किसके बराबर होगा, अपोजिशन इनटू में करंट के, तो VL क्या होगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, और इंडक्टर का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, अपोजिशन ऑफ इंडक्टर इनटू में करंट अक्रॉस इंडक्टर, और रेजिस्टेंस अक्रॉस, और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, अपोजिशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू में करंट। करंट से करंट क्या हुआ, सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब ये होगा Q इक्वल्स टू में एक्सएल क्या होगा, एक्सएल होगा एल ओमेगा, ओमेगा क्या होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम क्वालिटी फैक्टर पर है, क्वालिटी फैक्टर हमेशा रेजोनेंस कंडीशन, और आर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा एल, ये आर, और ओमेगा क्या होता है 1 बाय में अंडर रूट एल सी, याद होगा आपको, ठीक है याद है, पीछे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्यू इक्वल्स टू में इसको हम लिख देते हैं एल को अंडर रूट एल, अंडर रूट एल कोई दिक्कत तो नहीं है, आर को आर ही रहने दीजिए, और इसे लिख दिया अंडर रूट एल अंडर रूट सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंडर रूट एल से अंडर रूट क्या एल क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 1 बाय में आर अंडर रूट एल सी, ये आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। ये एल है और ये क्या ऐसी है, अच्छा ऐसी यहां पे निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, देखो सेम रिजल्ट आ गया। क्यू इक्वल्स टू में ये क्या होगा एक्सी क्या होगा, वीसी क्या होगा एक्सी इंटू में आई, और वी आर क्या होगा आर आई, आई से आई क्या होगा कैंसिल, एक्सी क्या होगा 1 बाय में सी ओमेगा आर, रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक है। और ये क्या होगा आर, अब इसको लिखिए 1 बाय में सी ओमेगा आर इंटू में आर, 1 बाय में सी ओमेगा आर क्या होता है बेटा 1 बाय में अंडर रूट, और इंटू में क्या हुआ आर, क्यू इक्वल्स टू में ये क्या ऊपर जाएगा अंडर रूट एल अंडर रूट सी, बोला हाँ, और सी को क्या लिखूंगा मैं अंडर रूट सी, और ये क्या हुआ आर, तो अंडर रूट सी से अंडर रूट सी क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो 1 बाय में आर अंडर रूट एल अपॉन में अंडर रूट सी, ठीक है। और आपको वैसे भी पता है भैया कि यहां पर जो क्वालिटी फैक्टर आपको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली जा रहा है, तो हेयर क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली मिनट क्या होगा रेजिस्टेंस, जिस सर्किट में भी जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर अपने आप क्या होगा कम हो जाएगा। अच्छा इसमें कुछ ग्राफ है, ग्राफ ठीक है, ये दोनों ही ग्राफ जो बने हैं, अच्छा ये मैक्सिमम करंट आई नॉट 1 है और ये मैक्सिमम करंट आई नॉट 2 है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, आपको बता दूं यहां पर ये क्या ओमेगा आर है, क्या है ये ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा आर मतलब क्या रेजोनेंस कंडीशन है, क्या है ये मतलब क्वालिटी फैक्टर की बात। बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है कौन सा रेजिस्टेंस कम है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है कौन सा रेजिस्टेंस कम है, सीरीज। और प्रशांत थोड़े शर्म कर लो यार, किसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, अब भैया जिसमें करंट मैक्सिमम, जिसका करंट जो मैक्सिमम करंट है वो ज्यादा होगा उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा ज्यादा होगा, और जिसका मैक्सिमम करंट कम होगा, बाकी दोनों का रेजोनेंस हो रखा है क्योंकि हमने ओमेगा आर पे चेक किया इसको। तो भैया और आपको पता है भैया कि यहाँ पे R1 R2 में ज्यादा कौन होगा, तो हम देख रहे हैं हेयर मैक्सिमम करंट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम करंट ऑफ 1, मैक्सिमम करंट दूसरा जो मैक्सिमम करंट है ये मैक्सिमम करंट 2 जो है मैक्सिमम करंट फर्स्ट क्या है ज्यादा है, सो क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा होगा जहां पे मैक्सिमम करंट ज्यादा होगा,
यानी मैक्सिमम क्वालिटी फैक्टर ऑफ 2 इज ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ 1। और हम जानते वी नो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली क्या होता है, आर के। ठीक है भैया, तो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, ये है ना, जिसको क्वालिटी फैक्टर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, तो भैया क्वालिटी फैक्टर ज्यादा किसका है, Q2, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 कम होगा, सो R2 इज लेस देन R। तो क्वेश्चन आता है किसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मैं पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं, कल बता दो पावर फैक्टर के बारे में, परसों वाली क्लास में बताया था पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, देखिए दोबारा से हम बोल रहे पावर फैक्टर क्या होता है, तो आपने देखा था वीनो पावर फैक्टर। ठीक है, अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो आपने पावर पढ़ा था अभी, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। ये अगर जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है पावर जीरो होगी, और ये अगर +1 होगा या मैक्सिमम होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग एक्सेप्ट जीरो, तो भैया क्या होगी, पावर क्या होगी, और +1 हो गया cos फाइव की वजह से क्या हो गया। इसीलिए जो आपकी जो सर्किट में पावर निकलती है ना, उसकी वजह ये है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो सर्किट में पावर पावर ज्यादा या कम डिसिपेट होगी, डिसिपेट होगी, ये डिपेंड करता है किस पे, cos फाइव पे। तो cos फाइव को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग सर्किट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे ठीक है भैया, इंडक्टिव सर्किट, ये cos फाइव की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कैपेसिटिव सर्किट, cos फाइव की वैल्यू क्या होगी, जीरो। रजिस्टिव और रिजोनेंस, रिजो सर्किट के लिए cos फाइव की वैल्यू क्या होती है, 1, जो कि क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एसी चैप्टर। ठीक है, खत्म हो चुका है एसी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो एसी में हमने ऑलरेडी जनरेटर ट्रांसफार्मर सारे हमने पहले कर लिए ऑलरेडी, है ना, ये सारे टॉपिक हमारे पहले हो चुके। ठीक है, अभी मैं इसकी 1-2 दिन बाद रिवीजन क्लास लूंगा। ठीक है, संडे को ही लूंगा, मतलब कल की क्लास में इसको रिवीजन कराऊंगा, कल की क्लास में रिवीजन कराऊंगा, और आपका ट्यूसडे से रे ऑप्टिक्स चालू कर दूंगा। ठीक है भैया, कल ही तो करा लो, सारे टॉपिक थोड़े रिवीजन कराने हैं। ठीक है भैया, तो बता दूंगा शाम को, शायद शाम को दूंगा, हाँ 1 घंटे में करा दूंगा। ठीक है भैया, ऑफलाइन लूंगा, ऑनलाइन नहीं लूंगा। ठीक है, नो ऑल EMW, एक 2 वीडियो पूरी बना रखी है, एक वीडियो में हो रखा पूरा का पूरा, हो तो पूरा चैप्टर सब करा रखा है, और बहुत डिटेल में समझाया उसमें, एक वीडियो में। हाँ हाँ, ठीक है, चलो भैया ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो चुका है, अब नया चैप्टर चालू होगा आपका, कल रिवीजन होगी इसकी। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।